शांति साथियों, मैं हूँ सैयदा नौशाद बेगम। अच्छा में आप से रूबरू करवा रहे हैं जो कि शेरी, नज़्मों, गज़लों की दुनिया में तो मशहूर हैं, साथ ही साथ ऐसी खूबियाँ या हुनरमंदियाँ भी मौजूद है जिन्हें आप जानेंगे तो आपको महसूस होगा कि ख्वातीन न सिर्फ घर गृहस्थी चलाती हैं बल्कि मर्दों के शाना बशाना चलकर ये भी साबित कर रही हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। हमारी आज की मेहमान है बानो सैयदा, जो कि एक शायरा भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बानो सैयदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नईमा इम्तियाज जो शायरी भी करती हैं और उतनी अच्छी मुसव्विरा भी हैं। नईमा इम्तियाज जो शायरी भी करती हैं और उतनी अच्छी मुसव्विरा भी हैं। हाँ। और शहनाज शाजी फेसबुक पर एक काफी जानी मानी शख्सियत, कौसे कज़ा अदबी फोरम के नाम से इनका ग्रुप है। शायरी के अलावा दर्स कुरान पाक भी ऑनलाइन देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबों को मेरा सलाम और आदाब। सेहाने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सेहाने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए हैं तो सारी बहारों पे छा गए। बानो सैयदा, इनका असल नाम खुर्शीद बानो सैयद है। अदबी व कलमी नाम बानो हादिया सैयद है। फेसबुक की एक फ़ाल शख्सियत है। इब्तदाई तालीम अंजुमन खैरुल इस्लाम महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स मुंबई से और पोस्ट ग्रेजुएशन केसी कॉलेज मुंबई से मुकम्मल किया है। 12 साल एक इम्तियाजी एयरलाइंस में अफसर की पोस्ट पर रही। दाग दहलवी का एक शेर है, भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमुए खूबी, भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमुए खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है। बानो सैयदा, आप हमारे नाजरीन को बताइए कि शायरी से मुतालिक आपकी इनफरादियत और फलसफा कुछ अलग थलग है, ऐसे आपके तारुफ में है, तो वो इनफरादियत आपने कैसे बरकरार रखी हुई है अपनी? आदाब दोस्तों और आदाब आपा, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया और मुझे इज्जत बख्शी और मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को तारीफ कराऊं। तो आपके सवाल के जवाब में ये अर्ज है कि शुरू से हालात पर नजर रही, शुरू से अतराफ के हालात पर, माहौल पर, जिंदगी के हालात पर नजर रही और यूं हुआ कि एक तड़प उठती थी, जैसा कि हर बाशऊर इंसान को यूं लगता है कि मैं कुछ करूं, मैं अपनी कौम के लिए, कौम और मिल्लत के लिए, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए मैं कुछ करूं। तो जब एक औरत जो होती है उसकी अपनी आजादी का जो ग्राउंड होता है बड़ा महदूद होता है, और मेरा शुरू से बड़ा महदूद रहा, क्योंकि एयरलाइंस में होने के बावजूद भी मैंने एयरलाइंस की वो चमक दमक को इख्तियार नहीं किया। उस माहौल से मैंने अपने आप को हमेशा बचाया और अपने काम में मुनहमिक रही। बस एक फिक्र थी, एक फिक्र थी जो दिलो दिमाग पर छाई रहती थी कि मैं क्या ऐसा करूं कि समाज में, समाज की और मुआशरे की इस्लाह हो। बस वो तो मेरे अंदर शायद अल्लाह सुब्हानो तआला ने कोई वही शायरा को, या मैं कहूँ, मैं तो तिफले मकतब हूँ, मैं तो अपने आप को कभी भी शायरा नहीं कहती, लेकिन मेरा कलम उठा, और जब कलम उठा तो मेरी शुरुआत हुई नज़मों से, जो मैंने उर्दू और अंग्रेजी में खूब कही नज़में। और उसके बाद ये हुआ कि नौकरी से सुबुक, मुलाजमत से सुबुकदोश होने के बाद मेरा मामला जो था वो घर गृहस्थी का हो गया। मेरे शौहर मेरे बच्चों के पीछे और घर की खानगी जिम्मेदारियों ने मुझे थोड़ा सा इस माहौल से दूर कर दिया था कि मैं कुछ कहिए सुन नहीं सकती थी, या मुशायरों वगैरह में तो कभी शिरकत नहीं की, लेकिन ये था कि उस वक्त के रोजनामा इनकलाब और उर्दू टाइम्स वगैरह में मैं अपनी शेरी तख्लीकात को भेजा करती थी और वो वहां से शाये होती थी। उसके बाद जब अल्लाह ने थोड़ी सी फुर्सत दी, मौका मिला, सब जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो गए और फेसबुक, सोशल मीडिया जैसी नेमत जब आ गई तो फिर कहते ना चुटी को पर लग गए, चुटी को पर लगे, यूं कहे या ये कहे कि बालों पर आ गए और
हुनर को आजमाने का, अपने हुनर को पेश करने का एक मौका मिला और मैंने शेर कहना बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया। यूं तो तालिब इल्मी के जमाने से ही शेर कहती थी, लेकिन बहुत फेसबुक अच्छा। पे आने के बाद मैंने फिर शेर कहना शुरू कर दिया। नज़्में, गजलें, रुबाइयात, कतार और गिरह लगाना, ये सभी इसमें शामिल रहा और मैं हस्ब तौफीक, हस्ब इस्तात उसमें शरीक होती रही। चूंकि उर्दू की बका और उर्दू की तरवीज के लिए भी कोशा रही थी, तो लिहाजा मैं इसमें शामिल हो गई। मैंने देखा कि जितने गुहनामा शोरा को मैंने घर पे पढ़ा है और घर पे उनका मुताला किया है, लेकिन फेसबुक पे जो शरीक सफर रहे, जो शरीक सुखन रहे, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि शुरू से जो एक लगन थी मुलाजमत में भी ऐसा था कि मैं कुछ हट के करूं, तो कुछ हट के करने का एक वो जो था वो कलम उसकी गुलामी में आ गया और मैंने शेर जो कहने शुरू किए, तो फिर वो ऐसे कहे कि हाल क्या अपना बताएं, खुद से हैं बिछड़े हुए, एक जमाना हो चुका है आईना देखे हुए, और देखते ही आईना चेहरे के 100 चेहरे हुए, जैसे मुजरिम को हो लाखों आदमी घेरे हुए। और वो तमाज़त दिन की है कि लोग सब झुलसे हुए, अपने साए से भी जैसे खड़े सहमे हुए। तो ये अतराफ के माहौल की असर अंदाजी थी जो शेर में ढल के सामने आती थी, जो शेर में ढल के मैंने पेश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बड़ी पजीराई भी हुई। और ये गजल जो जिसके चंद शेर अभी मैंने आपको सुनाए, जिसको इनकलाब ने भी शाये किया था और बार बार शाये किया था, मैं ममनून हूँ उनकी। और क्या पूछना चाहती हैं आप, मुझे बताइए। इस तरह एक शेर में और पेश करूं कि यौम मजदूर पर मैंने एक उसी गजल में एक शेर, वो इत्तेफाक की बात थी कि वो दिन यौम मजदूर का दिन था, और इसी गजल में एक शेर और आ गया कि ये सड़क के दोनों जानिब कुमकुमों की कहकशां, ये सड़क के दोनों जानिब कुमकुमों की कहकशां, चश्मे मेहनत से हैं आंसू टूट कर बिखरे हुए। वाह, चश्मे मेहनत से है। तो इस तरह ये रंग मुझ पर गालिब रहा और आज तक भी है कि हालात में लाख कोशिश करूं कि मैं एक नुस्वानी शायरी करूं, एक खातून शायरा की हैसियत से हल्के फुल्के शगुफ्ता शेर पेश करूं, लेकिन मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं हो पाता। और घूम फिर कर मेरी शायरी में वो मेरा रंग, इनकलाबी रंग, बागी रंग आ ही जाता है। और आपा नहीं, हमारी लाइन चली गई यहाँ से, लाइट चली गई, लाइट चली गई। अल्लाह अकबर, फिर आप कैसे करेंगे? आ गई, आ गई, आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अच्छा, मोटिवेशनल, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उसके बारे में बताइए। उसका ताल्लुक यूं है आपा के मुझे 1996 में ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड ने एज ए मेंबर मुंतखब कर लिया था, और जब मैं उनकी मेंबर मुंतखब हुई तो उस जमाने में मोहतरमा मुनीसा बुशरा, मोहतरमा उस्मा नाहिद वगैरह ये सब मुस्लिम मसला बोर्ड की मेंबर्स थी, और हम इस्लाह मुआशरा पर काम कर रहे थे। इस्लाह मुआशरा पे चूंकि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में भी आर्टिकल लिखा करती थी, तो यूं मुझे उन्होंने बोर्ड का मेंबर बना लिया, और हम हिंदुस्तान के मुतादिद बड़े बड़े शहरों में, लखनऊ, हैदराबाद, मद्रास, दिल्ली, जयपुर वगैरह में हमने इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर बड़े बड़े सेमिनार किए, और वहाँ खुतबे और तकारीर करने का मौका मिला। तो मैंने जो ये सफर किया, इसमें जो मैंने ख्वातीन की हालत देखी, जो मुस्लिम मुआशरे में औरतों की हालत देखी, तो उनका दर्द, उनका दुख ये मेरे समझ में आया। तो मेरे एक बात मेरे समझ में आई कि मेरी कौम और मिल्लत के मुतादिद जो हीरे हैं, जो ये आने वाली नई नस्ल हैं, ये जो उगते हुए चिराग हैं, इनमें जरा सी तेल की कमी है। अगर इनमें तेल बढ़ा दिया जाए तो ये अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकेंगे। जहां तक बच्चियों का ताल्लुक था, मैंने तरबियत की कमी देखी। जहां तक बच्चों का ताल्लुक था, उनको तन्हा पाया मैंने, मेरी कौम के बच्चों को, मैंने जवानों को तन्हा पाया। फिर मेरे समझ में आया कि ये क्यों सुसाइड और खुदकशी की तरफ रागिब होते हैं। मैंने चूंकि साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, तो ये नफ्सियात का मजमून मेरे दिलो दिमाग पर आज तक और अभी तक भी हावी है। मैं जहां भी रहती हूँ, मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं नफ्सियात के रास्ते से, उस चैनल से मुआशरे के लिए कोई फायदे का काम करूं। तो ये हुआ कि आज ये है कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, लंदन वगैरह से
फोन आते हैं तो वो काउंसलिंग के फोन आते हैं। जी मैंने कई बच्चों को, बल्कि फॉरेन में रहने वाले बच्चों को बाज रखा है सुसाइड करने से, रोका है उनको अपनी बातों से मोटिवेट करने के बाद। जी और जी अब हाँ, और ये जो मोटिवेशनल मेरी स्पीचेस रही है जो आज भी है, इसमें जी। मेरा दोहरा फायदा रहा। वह अच्छा। कामयाबी, मुझे दोहरी कामयाबी मिली। उसकी जी, वजह ये जी। हुई कि मेरी एक नजर इस्लामी तालीमात पर भी रही कि अच्छा। इस्लाम में क्या क्या, इस्लाम क्या कहता है, इस मसले के ऊपर इस्लाम के पास कौन सा हल मौजूद है। और मैंने उन किताबों का मुताला करके, उन कुतुब को, उन माहिरीन नफ्सियात की किताबों को और इस्लामी साइकोलॉजी को स्टडी करने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब चूंकि सोशल मीडिया का सहारा मिल गया तो बाकायदा एक मोटिवेशनल चैनल मैंने शुरू कर दिया और बाकायदा मैंने बच्चे और बच्चियों की तरबियत शुरू कर दी। मैं उनके अंदर के जौहर को बातों से बाहर निकालती हूँ जी जी जी। और इतनी उनकी हौसला अफजाई करती हूँ कि वो फिर खुल के रो के अपने दिल की बात मुझसे कहते हैं। मैंने मेरे बच्चों को तन्हा पाया, आपा मैंने मेरे बच्चों को, मेरी कौम के बच्चों को तन्हा पाया, और ये तन्हाई सबब है जो आज मेरी कौम की एक बहुत बड़ी तादाद ड्रग्स की तरफ रागिब होती है। स्कूल कॉलेज से ड्रॉप आउट्स है और बेसमत बेरा रवि की तरफ गामजन है। हमारे घरों में हमारे बच्चों को बीच में एक पर्दा, एक दीवार रख के परवरिश की जाती है। बड़े बात आप नहीं बैठना, बड़ों की बातों में आप नहीं आना, अभी आपके पूछने के सवाल नहीं है, अभी आपने ये नहीं करना। तो ये सब चीजें मुझे चुभती थी कि ये तो गलत है। फिर ये हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे मालूम करने, फिर हमारे बच्चों को कौन बताएगा। बच्चे घर छोड़ के भाग जा रहे हैं, बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो क्या है, मैंने पाया उनको कि तना है। तो मैं अपने इस इंटरव्यू के जरिए जहां कहीं भी मेरी बात जा रही है, मैं ये कहूंगी कि इस बीच की दीवार को ढा दें और हमारे बच्चों को एक एडल्ट की तरह ट्रीट करें। आज का जो जमाना है, आज के जो चैलेंजेस है वो नहीं है जो हमारे थे। हमारे चैलेंजेस और थे, इनके चैलेंजेस और है। इनको करीब कीजिए, इनके दिल में समाइए, इनको अपना बनाइए, इनसे मोहब्बत कीजिए, इनको महबूब बनाइए। फिर आप देखिए ये हमारा मुआशरा कहाँ जाएगा, फिर आप देखिए हमारा समाज कहाँ जाएगा। मैं टोटल हिंदुस्तान के समाज की बात कर रही हूँ, भारत के समाज की। मैं किसी एक खास तबके फिरके की बात नहीं कर रही, मैं कौम और मिल्लत की बात कर रही हूँ। पूरी कौम और पूरी मिल्लत का जो 50% नौजवान तबका है, तो मेरी काउंसलिंग यही होती है कि इन्हें अपनाइए, इनके दर्द को समझिए, इनकी फिक्र को समझिए। आपकी शायरी करबे तन्हाई जानलेवा है, करबे तन्हाई जानलेवा है, साथ अब तो रहा करे कोई। बुझते ही जा रहे हैं यके बाद दिगरे, बुझते ही जा रहे हैं यके बाद दिगरे, दिल और दहर दोनों महफिल के सब चिराग। हर नए एक मोड़ पर बानो है किसका इंतजार, हर नए एक मोड़ पर बानो है किसका इंतजार। जो सफर में रह गए वो हम सफर मिलते नहीं। ये इस तरह की आपकी मुनफरिद शायरी मालूम होती है। आप कोई अच्छी सी गजल या नज़म जो आपकी पसंदीदा हो वो नाज़रीन को सुनाइए। नज़्म या गजल, बर वक्त एक मेरी जो शुरू के जमाने की काविश थी, जब मैंने कौसे क़ज़ा के फोरम पर अपने आप को मोहतरमा शहनाज शाजी से मुतारिफ करवाया था, या जब मैंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर बाकायदा अपना कलाम लिखना शुरू किया था, तो एक छोटी सी शिकायत नुमा गजल कही थी, तो वो आज मैं आपको सुनाऊंगी। तरन्नुम से याद है। इस गले से आज तो तरन्नुम ना मांगे। अच्छा। आज पूरा गला बैठा हुआ है, बिल्कुल फटाभास हो रही हूँ, और वैसे भी तरन्नुम से मैं पढ़ती नहीं हूँ, आपको मैं तहत में सुनाऊंगी इंशाल्लाह। सुनाइए। कभी इल्तिजा, कभी बंदगी, कभी तुझसे एक सवाल है। कभी इल्तिजा, कभी बंदगी, कभी तुझसे एक सवाल है। क्यों मेरी दुआ में असर नहीं, तेरे सामने मेरा हाल है। माशाअल्लाह। क्यों मेरी दुआ में असर नहीं, तेरे सामने मेरा हाल है। मुझे तुझसे कोई गिला नहीं,
کبھی مجھ پہ یہ راز کھلا نہیں, مجھے تجھ سے کوئی گلا نہیں, کبھی مجھ پہ یہ راز کھلا نہیں, میری کاوشوں کے نصیب میں بتا اور کتنا زوال ہے, میری کاوشوں کے نصیب میں بتا اور کتنا زوال ہے, وہی قتل و خون کے سلسلے, وہی قتل و خون کے وہی سلسلے, اقتدار کے مسئلے, وہی اقتدار کے سلسلے, وہی اقتدار کے مسئلے جو کل تھے روئے زمین پر, وہ جو کل تھی روئے زمین پر وہی آج صورتحال ہے, جو کل تھی روئے زمین پر وہی آج صورتحال. اور کچھ اشعار بھی بر وقت یاد نہیں آ رہے ہیں. اگر آپ یوں پوچھے تو مجھے اپنی غزلیں یاد ہی نہیں رہتی جب تک میں آپ سے ایک سوال کرنے جا رہی ہوں. غزل نظم کی شروعات کس احساس سے ہوتی ہے؟ احساس خیال وہ غم کا ہو یا خوشی کا؟ جذبات و احساسات کے ساتھ شاعری کا عمل و دخل ہوتا ہے کیا؟ یعنی کہ ماحول سے شاعری کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ آپا شاعری پر ماحول ہی اثر انداز ہوتا ہے جی, چاہے وہ ذاتی کرب و درد ہو, جی چاہے وہ اطراف کی اذیت ہو, جی جی چاہے وہ ذہن کا صدمہ ہو, اسی طرح چاہے وہ ذہنی خوشی ہو, چاہے اطراف کا جشن ہو, چاہے روح کی شادمانی ہو, یہ تمام احساسات اور کیفیات شاعری پر بہت بہت زبردست اثر مرتب کرتے ہیں. ہاں, بے ساختہ کرتاس. آج کی دوسری مہمان کو ہم آپ سے روبرو کروانے جا رہے ہیں, جن کا نام نعیمہ امتیاز ہے اور کلمی نام شمع ہے. نعیمہ امتیاز. السلام علیکم, آداب. آپ کا کلمی نام شمع ہے, تو کیا شمع محفل سے متاثر ہو کر یہ نام منتخب کیا ہے کیا؟ شمع یا پروانہ وغیرہ ایسا کوئی؟ یا رات کے بہترین وقت پر آپ اشعار کہتی ہیں, اس سے کچھ آپ نے منا؟ کہہ نہیں سکتی, وہ پتہ نہیں, جب شروع کیا لکھنا تو یہ شمع لفظ مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ اس میں اتنی ساری روشنی ہے جو آپ کو ہر وقت ہر لمحے اس کی ضرورت ہوتی ہے. شمع صرف محفل کی نہیں ہوتی, وہ گھر کی شمع پہلے ہوتی ہے, اور لوگوں نے اس کو محفل کی شمع سمجھا یہ دوسری بات ہے. اور اس پر میں نے اشعار بھی لکھے ہیں, وہ ضرور پڑھ کے سنا دوں گی آپ کو. اور یہ لفظ چھوٹا سا ہے, اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے شمع. آپ نے اپنی پینٹنگ, آپ مصوری بھی کرتی ہیں, تو آپ نے اپنی پینٹنگ پر اس کے مناسبت سے اشعار لکھے ہیں, تو پہلے اشعار تحریر کیے, تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے اشعار لکھتے ہیں آپ اور پھر تصویر بناتے ہیں, یا تصویر بنا کر اشعار لکھتے ہیں؟ ایسے دونوں کی باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ میں نے دونوں ہنر مندیوں کا تعلق خیالات سے ہوتا ہے. بے شک تصور ہے, دونوں میں بھی تصور شامل ہے. جیسے ایک سکے کے دو پہلو ہیں, مصوری اور شاعری. ہاں, دونوں میں بھی تصور ہے. تو کبھی تصویر بنا لی, اور تصویر بناتے وقت اشعار ذہن میں آ گئے, اور اشعار لکھ لیے, اس کے بعد تصویر, دونوں ساتھ میں چلتے ہیں. تو اس کا کوئی یہ نہیں. ہاں, اتنا ہوتا ہے کہ جب دونوں کمبینیشن کرنا ہوتا ہے ہمیں, جب اپنی پینٹنگ پر مجھے اشعار لکھنے ہوتے ہیں, تو پینٹنگ کے مطابق اشعار کو مجھے تراشنا پڑتا ہے, اور اشعار کے مطابق پینٹنگ کو مجھے اس پر اسٹروکس دینا پڑتے ہیں. یہ ضرور کرنا ہوتا ہے تاکہ دونوں میں ایک قسم کا ملاپ ہو جائے. آپ کے اشعار دیکھیے, اپنی تقدیر دکھاتی ہے کیا منظر دیکھو, اپنی تقدیر دکھاتی ہے کیا منظر دیکھو, اب کے چڑھتا ہے یا اترتا ہے سمندر دیکھو, ٹوٹی کشتی بھی ہے, طوفان بھی, کنارہ بھی, مجھ کو لے جائے کہاں آج سمندر دیکھو, کشتی کو ڈبو کر ساحل پہ بھی لاتی ہیں, طوفان کی لہریں بھی کیا کھیل دکھاتی ہے. بالکل, یہ تصویریں بنا. آپ کی اپنی نظمیں لکیریں بہت خوبصورت ہے, ذرا وہ ہمارے ناظرین کو سنائیے. لکیریں نظمیں.
جی بالکل، میں لکیروں کے بارے میں اتنا بتانا چاہوں گی کہ جب میں مصوری کے کلاسز میں تھی، ہم سیکھتے تھے مصوری، تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ کس طرح اسٹوک، جس طرح لکیروں سے چیزوں پہ اہمیت ہوتی ہے، ہر چیز میں لکیروں کی کیا اہمیت ہے، تھوڑی بھی آگے پیچھے ہو جائے لکیریں تو اس کی میننگ بدل جاتا ہے، اس کی شکل بدل جاتی ہے. تو وہ سن کر اس کو چیز کو جو سمجھ کر وہ ذہن میں خود بخود ایک نظم بن گئی. اس وقت مجھے اتنا زیادہ پتا بھی نہیں تھا کہ یہ شاعری کیا ہے، کیا اس پر وزن ہوتا ہے، کیا اس کی بحر ہے، کیا اس پر کس طرح کام. لیکن مجھے تقدیر سے کچھ ایسے دو استاد مل گئے. ایک تو میرے ساتھ ابھی شامل ہے، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، شہناز صاحبہ، شہناز شاہزی صاحبہ، اور میں بانو صاحبہ کا بھی بہت شکریہ. جی ہاں، انہوں نے میری آبیاری کی میں کہوں گی، اور مجھے نظم لکھنے، غزل لکھنے، ہر چیز میں بہت مدد کی. تو سب ان کو میں ان کی نظر کرتی ہوں اپنی یہ لکیر نظم، اور آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. جی حاضر کریں. آپ کے استاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے میری کہ آج میں ان کے ساتھ شامل ہوں، اور آپ کے شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا. بہت نوازش. جیتی رہو. اور میں میرے ان استاد جنہوں نے مجھے مصوری سے آشنا کرایا، میری اس میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے، جو بھی ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں. ان دونوں کی وجہ بغیر میں کچھ بھی نہیں تھی. لکیر نظم جس میں آپ کو مصوری اور شاعری دونوں نظر آئے گی. جی آپ کو کہنا چاہتے ہیں انسان کو انسان سے ملاتی ہیں لکیریں، جو اب آج ہم ہیں، آج ہم یہ میری لکیریں ہیں، آپ کی لکیریں ہیں. انسان کو انسان سے ملاتی ہیں لکیریں، آپس میں بھی یہ خوب لڑاتی ہیں لکیریں. سرحد پہ سپاہی کی ہے یہ آن لکیریں، ہوتی ہے سیاست میں یہ ہتھیار لکیریں. ہوتی ہے سیاست میں یہ ہتھیار لکیریں، انسان کے ہتھیلی پہ نصیبوں کی لکیریں، تقدیر کا فرمان جبینوں کی لکیریں، کیا کہنا ہے. معصوم کے رخساروں پہ آنسوں کی لکیریں، مجرم کے گناہوں میں ہے انگل کی لکیریں، ماں باپ کی آنکھوں میں ہے شفقت کی لکیریں، مزدور کے چہرے پہ مشقت کی لکیریں، دلہن کی ہتھیلی سجے مہندی کی لکیریں، دولہے کا ہے صحرا کھلی کلیوں کی لکیریں. فن پارے، اپنے لیے کہوں گی، فن پارے ہیں رنگوں کے مصور کی لکیریں، شاعر کی شاعری ہے تصور کی لکیریں. جیسا آپ نے پوچھا، تصور دونوں میں بھی ہے. شاعر کی شاعری ہے تصور کی لکیریں، گائک کی گلوکار ترنم کی لکیریں، پھولوں کے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیریں، شاہکار سنگ تراش ہے تیشے کی لکیریں، کاغذ سے قلم کار کا رشتہ بھی لکیریں. آپ کی نظر کرتی ہوں شعر، کاغذ سے قلم کار کا رشتہ بھی لکیریں، تصنیف و تخلیق مصنف کی لکیریں، تصنیف و تخلیق مصنف کی لکیریں، انصاف اور قانون ہے منصف کی لکیریں. لکھ دیا قانون بن گیا، بس اس کو فالو کرنا ہی ہے ہم کو. تاجر کی تجارت میں بیاضوں کی لکیریں، استاد کی تعلیم ہے رہنو کی لکیریں. استاد، آپ استاد ہیں اس لیے آپ کی نظر پھر سے شیئر کرتی ہوں. استاد کی تعلیم ہے رہنو کی لکیریں، کھیتوں میں ہم اپنے کسانوں کو بھول نہیں سکتے. کھیتوں میں کسانوں کے چلے ہل کی لکیریں. واہ نہیں ماں، واہ جیو واہ. شکریہ. ہر موج سمندر سے ہے ساحل پہ لکیریں، ساحل کی لکیریں، ساحل پہ لکیریں، ہر موج سمندر سے ہے ساحل پہ لکیریں، امبر پہ بناتے ہیں ہوا باز لکیریں، امبر پہ بناتے ہیں ہوا باز لکیریں، چہرے پہ ہے یہ عمر کی غماز لکیریں. بہت عمدہ، اپنے لیے کہوں گی. بہت اچھے. شکریہ. امبر پہ بناتے ہیں ہوا باز لکیریں، چہرے پہ ہے یہ عمر کی غماز لکیریں، بیمار کے درمان میں دھڑکن کی لکیریں. بیمار کے، یہ ڈاکٹروں کے لیے بھی کچھ کہنا چاہیے جو انہوں نے آج اتنا کچھ ہمارے لیے کیا.
बीमार के दरमान में धड़कन की लकीरें, हर लफ्ज इबारत की है पहचान लकीरें। बहुत खूब। तामीर, शुक्रिया। तामीर में मेमार की बुनियाद लकीरें, आर्किटेक्ट लेआउट प्लान्स। तामीर में मेमार की बुनियाद लकीरें, तखरीब की साजिश भरी मुफसिद की लकीरें। तखरीब की साजिश तखरीब की साजिश भरी मुफसिद की लकीरें, हर मुल्क की तकसीम में नक्शों की लकीरें। क्या हर कहने। मुल्क की तकसीम में नक्शों की लकीरें, हर जंग का अंजाम अश्क और खून की लकीरें। हर जंग का अंजाम अश्क और खून की लकीरें। क्या बात, क्या बात। है डूबते सूरज की घटाओं में लकीरें। थोड़ा सा इशारे कंप्लीट कर देती हूँ क्योंकि इसलिए 50 मिसरे हैं, एक खुद ब खुद बन गए हैं। नहीं है डूबते सूरज की जला, है डूबते सूरज की घटाओं में लकीरें और जागती किरणों की पहाड़ों पे लकीरें। बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं इस बात को। है डूबते सूरज की घटाओं में लकीरें और जागती किरणों की पहाड़ों पे लकीरें। सूरज है जिला से भरी सरशार लकीरें, सूरज है जिला से भरी सरशार लकीरें। है चांद की किरणें भी ज़ियाबार लकीरें, है चांद की किरणें भी ज़ियाबार लकीरें। नक्शे बरूज से है खलाओं में लकीरें, नक्शे बरूज से है खलाओं में, ज़ोडियाक साइन। नक्शे बरूज से है खलाओं में लकीरें, महबूब वो आशिक में निगाहों की लकीरें। इन्हें भी छोड़ नहीं सकते भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। महबूब वो आशिक में निगाहों की लकीरें। झरनों में है पानी से शराबूर लकीरें। क्या झरनों में है पानी से शराबूर लकीरें। पेड़ों की भी शाखें हैं लचकदार लकीरें, पेड़ों की भी शाखें लचकदार लकीरें। जी हाँ, ये एक शेर बहुत खास है जो बहुत लोगों ने पसंद किया। तारीख के सफ़ों में बजे जंग लकीरें, तारीख के सफ़ों में बजे जंग लकीरें। सीता कथा आंगन लक्ष्मण की लकीरें, सीता कथा आंगन। अभी दो शेर आखिर के हैं। है रब के भी हर नाम की पहचान लकीरें, है रब के भी हर नाम की पहचान लकीरें। बंदों को ये खालिक से मिलाती हैं लकीरें, बंदों को ये खालिक से मिलाती हैं लकीरें। इस जिंदगी का नूर भी सांसों की लकीरें, अलगर्ज है कायनात की हर शय में लकीरें। इंसान को इंसान से मिलाती हैं लकीरें, आपस में भी ये खूब लड़ाती हैं लकीरें। क्या कहने। शुक्रिया। हाँ, चलिए अब मुसव्विरी की जानिब थोड़ा रुख करते हैं। जी जी बिल्कुल। एक फिल्मी शायर ने क्या खूब कहा है। जी जी। ऐ मुसव्विर मेरे महबूब की तस्वीर बना, ऐ मुसव्विर मेरे महबूब की तस्वीर बना। तुझसे बन जाए तो फिर मेरी बिगड़ी हुई तकदीर बना। क्या तवक्कात है एक मुसव्विर से। उस तस्वीर शायर को तस्वीर बनाने के लिए भी कह रहा है, खुद की तकदीर संवारने के लिए भी कह रहा है। तो आप आजकल फने मुसव्विरी में एक्रिलिक पेंट का ज्यादा चलन बढ़ रहा है, तो अब आप बताइए कि इसमें क्या खास बात है जो कलर का ये इतना चल रहा है, एक्रिलिक पेंट का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जी जी, ये बस ये जदीद कलर रंग की मैं कहती हूँ है जिसमें लोगों को बहुत आसानी है। पहले ऑयल पेंट्स होते थे, बहुत मुश्किल था उसका मीडियम, हाथ खराब हो जाते थे, सूखने में देरी होती थी और महंगे होते थे, उसमें बहुत से केमिकल्स मिक्स करना पड़ता। लेकिन एक्रेलिक कहते क्या कहते बहुत आसान है, फ्रेंडली है, ये आपके यूजर्स फ्रेंडली कहते हैं। तो जैसे वक्त बदलते जाता है उसमें आसानी होती जाती है। आप पेंटिंग भी आजकल आसान हो गई है, बहुत से इसमें अलग अलग किस्म के केमिकल्स आए हैं। तो वक्त के साथ हर चीज को आसान करना जरूरी है। वक्त कम होता है लोगों के पास और कुछ नहीं, वो ये एक नई चीज है। बहुत शुक्रिया नईमा कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। चलिए अब शहनाज साहिबा, शुक्रिया। आपसे हम मुखातिब हो रहे हैं। शहनाज साहिबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले उसकी खुशबू मैंने खुद पर तारी की, पहले उसकी खुशबू मैंने खुद पर तारी की, फिर मैंने उस फूल से मिलने की तैयारी की। क्या कहने। जी, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल है कांटों से भी आई खुशबू। वाह वाह। हाँ, तो शहनाज साहिबा, कौ से कजा अदबी फोरम,
फेसबुक पर बड़ा नाम है इस आपके ग्रुप का, तो और उस ग्रुप के आप एडमिन हैं, बहुत अच्छे से ये ग्रुप को आप चला रही हैं, बहुत बड़े बड़े शायर इसमें हिस्सा लेते हैं। जरा हमें कुछ बताइए इससे मुतालिक, आपके अदबी फोरम कौसे कज़ा के मुतालिक कुछ मालूमात दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतने खूबसूरत अशार पढ़कर जो है वो मुझे बुलाया है, और उसकी वजह से देखिए थोड़ा थोड़ा ब्लश भी होने लगी हूँ मैं। अच्छा और कौसे शुक्रिया। कज़ा अदबी फोरम जो है वो तकरीबन 6 साल पहले फेसबुक पर एक अदबी ग्रुप मैंने बनाया था जी। और उस ग्रुप को बनाने का मकसद ये था कि वो नौजवान बच्चे जिन्हें शायरी जो सीखना चाहते हैं उसके औजान, उसके मीटर, उरूज और बहूर, उनको यहाँ पर एक उस्ताद रखकर हम उनको भी सिखाएं कि जो बेवजन शायरी करते हैं उन्हें भी हम एक प्लेटफॉर्म दें। और उसमें फिर ऐसा हमने किया कि कौसे कज़ा अदबी फोरम में हम मुख्तलिफ किस्म के इवेंट करते रहे। कभी तो हम लिखाई के मुकाबले करवाते हैं वहां पर, कभी एक मिसरा दे के गिरा लगवाते हैं, कभी बेतबाजी लाइव करवाते हैं, और तरही मुशायरे तो होते ही होते हैं, लेकिन मेन इसका बनाने का मकसद मेरा यही था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जैसे ही ये फोरम बना उसके साथ ही हमें बहावलपुर के एक उस्ताद जनाब अजहर फराख सर मिल गए, जिन्होंने हमारी क्लासेस में पढ़ाना शुरू किया। और सच पूछिए तो मेरी पहली किताब कर्ब नारसाई की अशात तक मुझे उरूस की कोई पहचान नहीं थी। मैंने उरूस उस्ताद सर अजहर फराख से ही सीखे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौसे कज़ा अदबी फोरम की ये क्लासेस निहायत कामयाब रही। उसके 6 या 7 बैचेस अब तलक हो चुके हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी 2 बैचेस मैंने खुद पढ़ाए। अच्छा, अजहर फराख से याद आया, वो एक शख्स जो मुझे तानाए जा देता है, जी वो जी एक शख्स जो मुझे तानाए जा देता है, हाँ, मरने लगता हूँ तो मरने भी कहाँ देता है। वाह वाह। और उनका एक शेर और भी सुन लीजिए। उसे कहो जो बुलाता है गहरे पानी में, उसे कहो जो बुलाता है गहरे पानी में, किनारे से बंदी कश्ती का मसला समझे। मसला समझे। बहुत अच्छे। उनके तो बहुत ही अच्छे अच्छे अशार हैं माशाल्लाह। आपकी शहनाज आपकी एक किताब कर्बे ना रसाई मैंने पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी है, चंद साल कबल शाये हुई थी। और अब सुना है कि दूसरी किताब कौमी काउंसिल जो है वो खुद शाये कर रही है, तो उस किताब का नाम बताइए और उस किताब के चंद अशार भी हमारे नाज़रीन को सुनाइए, कथा हो या गजल हो, जो भी आपको याद हो। दूसरी जो मेरी किताब छप रही है, ऐसा तो इरादा कोई नहीं था, लेकिन कौमी फरोग काउंसिल वालों ने जो है वो अब उसे छपवाने का फैसला किया है। इंशाल्लाह ताला 2-4 महीनों में आ जाएगी। उस किताब का नाम है शिकस्ते ज़ात। शिकस्ते ज़ात, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। शिकस्ते ज़ात जो पहली मेरी किताब थी उसका नाम कर्बे नारसाई था। कर्बे नारसाई था। उसका जो टाइटल शेर था वो ये था कि ए कर्बे नारसाई की शिद्दत तुझे सलाम, ए कर्बे नारसाई की शिद्दत तुझे सलाम, बहुत अच्छे। हुनर को साहिब दीवान कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जो दूसरी किताब मेरी आई है उसमें मैं ऐसा शेर मैंने उसके टाइटल पर डाला है जिसमें दोनों किताबों के नाम आ गए हैं। था कर्बे नारसाई की जद पर मेरा वजूद, था कर्बे नारसाई की जद पर मेरा वजूद, बहुत अच्छे। फिर शिकस्ते ज़ात में मस्मार कर दिया। बहुत अच्छे, मस्मार कर दिया। अच्छा। और कुछ अशार उस किताब में जो मेरे शामिल हैं उसमें आप देखिए कि अब कहीं जाके पजीराई से आगे निकली, अब कहीं जाके पजीराई से आगे निकली, मेरी शोहरत मेरी रुसवाई से आगे निकली। माशाअल्लाह, मेरी शोहरत मेरी रुसवाई से आगे निकली। और देखिए कि बहाल कर या मरासिम को तोड़ दे यकसर, बहाल कर या मरासिम को तोड़ दे अक्सर, यकसर बहाल कर
बहाल ये कर या मरासिम को तोड़ दे यकसर। यकसर। ये दर मियाँ की अजियत से अब निकाल मुझे। मुझे वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वाह। है ये शेर दर मियाँ की अजियत से अब निकाल मुझे, और बसारतों को घुटन से जरा रिहाई तो दे। वाह। बसारतों को घुटन से जरा रिहाई तो दे, तू मुझसे बात न कर, कम से कम दिखाई तो दे। वाह, दिखाई दे रहे ना क्या? दिखाई भी दे रहे, बात भी कर रहे हैं आपसे। बेशक। ये कुछ अशार हैं उसमें, और माशाल्लाह से जी उसमें उसमें अच्छी गजलें हैं। ये पहली किताब तो ऐसी छप गई थी, अब दूसरी में जो है वो थोड़ी सी पुख्तगी आई है, और इसका क्रेडिट जाता है हमारे उस्ताद अजहर फराख सर को। अल्लाह आपको कामयाबी अता करे फौरन। आमीन आमीन आमीन। आपकी शोहरत में मजीद तरक्की अता करे। जब हर्फ तमन्ना को रिसाई नहीं मिलती, जब हर्फ तमन्ना को रिसाई नहीं मिलती, तब रोग ही लगते हैं दवाई नहीं मिलती। कुछ गम के रगे जा में रवा रहते हैं पेहम, कुछ दर्द ऐसे हैं कि रिहाई नहीं मिलती। और आपके कुछ शरारती अशार भी मुझे याद आ रहे हैं। जदीद रोमियो पे हम सफर में रहता है, जदीद रोमियो पे हम सफर में रहता है, कभी सड़क पे कभी चिड़िया घर में रहता है। रकीब अपना कराची में पहले रहता है, सैवन अमीर तो दोहा कतर में रहता है। क्या है? और भी कुछ है क्या? और कुछ भी है? बस वो एक शरारत की रग है ना, वो बस अक्सर फड़कती रहती है, और इस किस्म के अशार हो जाते हैं, और इस पर कुछ अशार हो जाते हैं। एक शेर देखिएगा कि तेरे पैकेज से मैं समझौते नहीं कर सकती, तेरे पैकेज से मैं समझौते नहीं कर सकती। हाँ, मुस्तकिल नेट की सहूलत को यकीनी कर ले, तेरे पैकेज से मैं समझौते नहीं कर सकती। क्या बात है। और देखिए जदीद शायरी इश्क ने फर्दर निकम्मा कर दिया, इश्क ने फर्दर निकम्मा कर दिया, पहले भी कब आदमी थे काम के। शाबाश, वेरी गुड। बहुत ऐसी शरारतें होती रहती है। ये अच्छा, बिल्कुल आपकी तबीयत का ये भी एक रुख है। आप इतना अच्छे कुरान भी पढ़ाती हैं, आप सिखाती हैं, और आप हर किस्म की सलाहियत है। अरे भाई, मैं पूछने जा रही हूँ, आप कुरान शरीफ का दर्स भी सिखाती हैं, सही भी करती हैं, कितना नेक काम है ये। तो शहनाज जरा बताइए, कितने बच्चे हिस्सा लेते? बच्चे बड़े सब हैं क्या इसमें, दर्स कुरान की सही करवाने में? अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन अचानक बैठे बैठे अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया, और मेरे दिल में ये ख्याल डाला कि आप पहले अपना कुरान दुरुस्त कीजिए और उसके बाद दूसरे बच्चों का भी कीजिए। मैंने पूरे 1 साल लगाकर अपनी तजवीद सीखी मैंने, और मखारिज वगैरह सीखकर और तमाम रूल्स सीखने के बाद मैंने 2010 से ये काम शुरू किया, और अब ये 2 साल से लॉकडाउन की वजह से ये सारा काम ऑनलाइन हो गया। पहले ये क्लासेस वहाँ हमारे घर के आसपास भी चलती थी, और कॉलेज की लड़कियां और बच्चे भी आते थे पढ़ने। इस वक्त हम 3 क्लासेस चल रही हैं, और तकरीबन हर क्लास में 20-22 स्टूडेंट हैं, और जब वो स्टूडेंट्स जब बेसिक सीख लेते हैं तो फिर मैं वहाँ कुरान शुरू कर देती हूँ, और उन्हें दर्स दिया जाता है। वो लोग अपनी सहूलत के हिसाब से अपने होमवर्क करके पोस्ट कर देते हैं, मैं अपनी सहूलत से उन्हें चेक करके उनकी गलतियां दुरुस्त करवा देती हूँ वहां पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। एक आखिरी सवाल है, एक शायर जिसकी बीनाई हद नजर से आगे का सफर करती है, जो मंजर के पस मंजर को देखता है, तो वो आप कैसे बताएंगी कि ये कैसे मुमकिन है कि शायर जो है पस मंजर को भी देखता है, मंजर को भी देख लेता है? नहीं, कैसे मुमकिन है ये सब? ये ऐसे मुमकिन है कि आम आदमी की जो नजर है वो सिर्फ उसका फ्रंट देखती है, उसकी नजर तस्वीर के पीछे हरगिज नहीं जा सकती। लेकिन जो एक शायर होता है वो जूद रंज होता है, जूद हिस्स होता है, उसके पास एहसास बहुत ज्यादा होता है, वो इतना हसास होता है कि उसे उस तस्वीर के पीछे का बैकग्राउंड तक बहुत गहराई तक नजर आता है। इसीलिए आप ये देखिए कि जो शोरा होते हैं, शोरा हजरात, वो दूसरों के दर्द पर भी तड़प जाते हैं और उसको इस तरह बयान करते हैं जैसे वो खुद उन पर गुजर रही है जो भी चीज है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि एक शख्स जिसकी बीनाई जो है वो महदूद है, उसमें
और जो शोरा हजरात हैं उनकी बसारत में, उनकी बीनाई में बहुत ज्यादा फर्क होता है। बानो, आप जरा एक कथा सुना दीजिए हमारे नाज़रीन को अच्छा सा। बानो अच्छा जी। सैयदा। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा जी। हुक्म की पाबंद हूँ। एक मिनट मुझे दें। आपने इतनी रैशनिंग कर दी मेरे टाइम की कि मैं कुछ भी इंतजाम नहीं कर सकी, और तबीयत की नासाजी की वजह से नहीं, कुछ आप आराम भी नई ज्यादा प्रोग्राम। नहीं। मैं सुना रही हूँ आपको, जी। सुना रही हूँ। ये मैंने जो ये शेर है, तो वाद ये हैरान में लहू का है तमाशा। मुल्क शाम में जो सीरिया में फसादात का जो एक तूफान उठा था 2-3 साल पहले, तो वहां मैंने बच्चों को और औरतों को चीखते दौड़ते भागते लहू लहान देखा था। तो उस वक्त ये शेर कहा था कि तू वाद ये हैरा में लहू का है तमाशा, और करबे रिदा रब को सुनाती हूँ दिखाती हूँ मैं शब में, और करबे रिदा रब को दिखाती हूँ मैं शब में। एक शेर कहा था। हाँ, और मैं हाजिर, मेरे पास से वीडियो चला गया है, मैं और आपको सुनाती जाऊंगी ताकि आपके प्रोग्राम का टाइम जो है वो रहे। हाँ, आवाज भी चला गया। निगाहों में अब आ रही आवाज मेरी? हाँ, आवाज तो आ रही, आवाज आ रही। निगाहों में बिखर जाना पड़ेगा, निगाहों में बिखर जाना पड़ेगा, वगरना पहरों पछताना पड़ेगा, वगरना निगाहों में बिखर जाना पड़ेगा, वगरना पहरों पछताना पड़ेगा। बहुत अच्छी। वो जिसे हम याद करके रो रहे हैं, जिसे हम याद करके रो रहे हैं, खबर उसको भी पहुंचाना पड़ेगा। उसे पाने की कोशिश में हमें भी रकीबों की गली जाना पड़ेगा। उसे पाने की कोशिश में हमें भी रकीबों की गली जाना पड़ेगा। वो मुझको छोड़कर चल देगा तन्हा, वो मुझको छोड़कर चल देगा तन्हा, कदम अपने भी लौटाना पड़ेगा। वो अगले मोड़ पर ही छोड़ देगा, वो अगले मोड़ पर ही छोड़ देगा, वहीं से हमको मुड़ जाना पड़ेगा। क्या कहने, तुम्हें उसके तगाफुल से गिला है तो बानो खुद को समझाना पड़ेगा। क्या कहने, बाबा बहुत अच्छे। बहुत बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बार बार बीच में जो करेक्शन चला मिल गया, माशाल्लाह। आ गए जी। मैं, आप लोग सब नजर आ रहे हैं मुझे। जी। बानो सैयदा, शहनाज साहिबा, नईमा इम्तियाज, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यकीन करें, एक लफ्ज भी मैंने तारुफ के लिए लिख के रखा नहीं, कुछ भी नहीं मेरे सामने। कोई बात नहीं, बस मैं नींद में से उठ गई और वजू बनाया, नमाज पढ़ी और आपके सामने आ गई। आप इंटेलिजेंट हैं। बात है। हाँ, बहुत ज्यादा। नईमा इम्तियाज, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अपना कीमती वक्त दिया। एक बार और हम शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपने मौका हमें दिया, आपने हमें तलाश भी लिया और तराश भी लिया। जी, आपने हमारी बहुत बिल्कुल पजीराई की है, ये बहुत ज्यादा। और सबको एक प्लेटफॉर्म पे हमको लाए हैं। एक बार मिलेंगे, फिर एक बार जहमत देंगे आपको। इंशाल्लाह जरूर। आपके तवज्जुह से हम पहचाने गए। जहमत कीजिए आपा, बार बार जहमत दीजिए, हम बहुत खुश होंगे। हाँ, वही तो, आपके तवज्जुह से हम पहचाने गए, और न जाने आपके इस प्रोग्राम को कितने लोग देख रहे होंगे। उन सब से आज आपने हमको उनसे मुतारिफ करवाया। ये आपकी नवाजिश है। जुनैद ने यूट्यूब पे लाइव कर दिए हैं इसको, तो आपने बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जी शुक्रिया। आपने मुझसे एक सुबह का सवाल किया था, अगर आप इजाजत दे तो मैं 2 मिनट लूं। हाँ, अगर वक्त है। आपने मुझसे पूछा शमा आपने क्यों रखा, तो उसके लिए मैंने कुछ 4 लाइनें लिखी मिसरे, मैं आपको सुना देती हूँ। छोटी नज्म है, बिल्कुल छोटी नज्म है। और क्योंकि मैं हिंदी में भी लिखती हूँ, और हिंदी और उर्दू दोनों में, इसलिए मुझे उसका थोड़ा ये रखना पड़ता है, इस बात का ख्याल। शमा और मैं, ऐ शम शब अफरोज मेरा आईना है तू, अफरोज मेरा आईना है, मेरा आईना है तू। बिल्कुल, तू मोम की मूरत है, तू मोम की मूरत है, मैं मिट्टी से बनी हूँ, मैं मिट्टी से बनी हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जीने की अदा एक सी, मरने का
चलन एक सा, महफिल में तू जली मैं मेरे घर में जली। क्या वाह, कहते बहुत बहुत वाह, अच्छी सुभान जबरदस्त। अल्लाह, खुदा बहुत हाफिज। उम्दा शुक्रिया, तर्जुमानी, शुक्रिया, खुदा बहुत हाफिज, बहुत उम्दा बहुत शुक्रिया, शुक्रिया तर्जुमानी। आप लोगों का। खुदा हाफिज। आप खुदा हाफिज। दुआ में हाँ अपनी याद रखेगा जरूर, जी इंशाल्लाह। अगली मुलाकात में फिर मिलेंगे, नमाज का वक्त जी हो सर, गया। जी बिल्कुल।